कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो और मुझे जब जब सपोर्ट की ज़रूरत हुई है आप लोगों ने भरपूर दिया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए पारिवारिक लव स्टोरियाँ लाऊं जिसमें कुछ संदेश भी हो, फैमिली और ड्रामा भी भरपूर रहे ताकि आप लोगों का मनोरंजन भी हो। लेकिन YouTube की तरफ से ऐसी कहानियों को सपोर्ट नहीं मिलता है, ये भी मैंने देखा है। खैर, अगर बातें करने बैठूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो बस इतना कहना चाहूँगी, जो लोग कमेंट कर रहे हैं और जो लोग लाइक कर रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और अपने साइलेंट रीडर से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से ही शायद कुछ व्यूज़ इंक्रीज हो जाएं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। जैसे ही मोह ने बेताबी से होश खोते हुए अपने होठ स्नेह के गालों पर रख दिए, स्नेह की कपकपाहट सी छूट गई। मोह को उसकी कपकपाहट का एहसास होते ही उसने तुरंत आंखें खोल दी और खुद को कंट्रोल किया। स्नेह, उसने उसे अपनी तरफ पलटकर फुर्ती से देखा था। उसकी काजल से लगी आंखें शर्म और घबराहट से ऊपर उठ ही नहीं रही थी। स्नेह का पूरा जिस्म कांप सा गया था और वो सर झुकाए खड़ी थी। रिलैक्स, कुछ नहीं करूँगा। मोह उसे हौलों से कंधे से पकड़ता हुआ उसके बालों को संभाल कर बेहद प्यार से बोला, तो स्नेह खुद को संभालने के लिए उसके सीने से लग गई और मोह ने भी उसे हौले से खुद के आगोश में समेट लिया। स्नेह की आंखों के कोर भीग गए थे। ये कोई आकर्षण नहीं था और ना ही जिस्म की ज़रूरतों की मांग। अक्सर जैसे बहुत दिनों बाद जब हम अपने माँ बाप से मिलते हैं ना, तो एक अलग उनसे आती हुई खुशबू की गर्माहट हमारी पलकें भिगो देती है। बिल्कुल उसी साथ विश्वास, प्रेम और सुरक्षा की महक मोह के स्पर्श में उसे महसूस हुई थी। माँ बाप, भाई बहन जिस एक रिश्ते में सिमट जाते हैं, वो रिश्ता हमारा हम सफ़र बन जाता है। वो जिद्दी सा अड़ियल, नाक पर गुस्सा रखने वाला, उसे बात बात पर धमकी देता हुआ मोह उसके लिए ही था। अब तक वो उसे ये बात समझाता था, आज स्नेह खुद ये समझ गई थी। कुछ नहीं करूँगा, मैं बहक गया था स्नेह, ठीक हो ना तुम? मोह उसके बालों पर होठ रख कर बोला। उसने उससे लगे हुए ही सर हिलाया था। तुमने बताया नहीं कैसा लग रहा हूँ मैं? मोह उसे सीने से कस के लगाते हुए बोला। अच्छे लग रहे हैं, वो धीरे से बोली। देखा भी है? बाल खुले रखो ना। वो उसके लंबे बालों पर उंगलियां चलाकर बोला। नहीं, मेरे खराब हो जाएंगे। वो उससे हटते हुए एकदम नज़र झुकाए हुए ही बोली। हाँ, तो ये बात दूर होकर बताने की कोई ज़रूरत नहीं। वो फिर से उसे अपनी तरफ खींचकर बोला। आप कैसे आए अंदर? और कोई आ गया तो? वो उसके खींचने से उसके सीने पर हाथ लगाती हुई एकदम बोली। आ जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा कि आज ही शादी करवा दे मेरी, मुझसे अब कंट्रोल नहीं होता। ऐसे थोड़ी ना होता है, और ऐसे ही थोड़ी ना जाऊंगी मैं आपके साथ। स्नेह फिर शर्माई थी। अच्छा, तो कैसे आओगी और कब तक शर्माओगी? वो मदहोशी से उसके हल्के गुलाबी लिप बाम को उसके होठों पर देखते हुए मदहोशी से बोला। वो मुझे नहीं पता, पर अभी कोई आ गया तो? मुझ पर ध्यान दे लो तुम थोड़ा, या फिर नहीं कोई आ रहा है तो मैं जाकर बुला लाऊं? कि चलो, स्नेह चाहती है कि कोई आ जाए। बस, वो एकदम चिढ़कर बोला। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं मुझ पर? वो मासूमियत से धीरे से बोली। गुस्सा कहाँ हो रहा हूँ, तुम बात ही ऐसी करती हो। वो उसके कानों में सजी हुई बालियां देखते हुए, उसके गालों पर उसके दांतों से बनी हुई लालिमा को देखते हुए ही बोला था कि बाहर से दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। देखिए, मैंने कहा था ना, कोई आ जाएगा। अब मुझे सब घर से निकाल देंगे। स्नेह एकदम डरते हुए बोली कि मोह ने उसके होठों पर उंगली रखी। चुप हो जाओ, मैं हूं ना। वो धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा। स्नेह, मोह जीजू अंदर हो कि नहीं? इला की आवाज़ थी, तो मोह ने झट से दरवाज़ा खोला। अब चलिए, दादी आ रही हैं अपनी पूरी पलटन के साथ, मारे जाएंगे और माला पहनाने के लिए आपको भी ढूंढा जा रहा है।
उसकी बात सुन स्नेह को ऐसा लगा कि अगर कभी वो घर से निकाली जाएगी तो उसकी वजह उसके ये अपने भाई बहन ही होंगे। मतलब हद थी। पर इला मैडम अभी महान थी। क्या मजाल स्नेह का उस पर बनता हुआ मुंह देखा हो। बस मुंह के साथ निकल ली घर के पीछे वाले दरवाजे के पास। मैंने आनो को बोला था, उसने तुम्हारी मदद नहीं की? मोह ने स्नेह को एक नज़र देखते हुए निकलते हुए इला से पूछा। हाँ की है ना मदद, खाना शुरू करवाने में। आनो भी ना मुँह सर हिलाते हुए बाहर निकला ही था। वैसे एक बात बताइए, माला बाहर पहनेंगे या फिर स्नेह से पहनवा दूँ दोबारा अकेले में मिलवा कर? मुँह मुड़ा और इला की शरारत भरी बात पर पहले रुक कर गौर किया, फिर धीरे से बोला, मिलवा दोगी तो तुम्हारे वाले आने तक ये एहसान संभाल कर वापस कर दूंगा। और रही बात माला की, तो वो तो तुम्हारी बहन मुझे ज़रूर पहनाएगी। क्या बात है जीजू, आपकी यही बात मुझे बहुत पसंद है। आप ना टक्कर का जवाब देते हो। अब चुनमुन को बोलना, टाइम मिले तो फ़ोन ले आए स्नेह का, या मुझे दुकान का एड्रेस मैसेज कर दे, मैं उठा ले आऊँगा। क्योंकि नया फ़ोन तुम्हारी बहन लेगी नहीं। ओके बॉस, बोलती ही वो रास्ते से अंदर आ गई और मोह वापस बारात की तरफ चला गया। स्नेह कहाँ हो भाई? रीमा कला के साथ आरती की थाल पकड़े हुए आते ही बोली। यही तो थी भाभी। वो बालों को अच्छे से फ्रेंच चोटी में सजाकर खुद को संभाल कर बोली। अच्छा जाओ, विभा की जेठानी तुम्हें याद कर रही थी। और सुनो, खाना वाना खिलवा देना उन्हें। हाँ, वरना इला को तो कांड करने से फुर्सत नहीं है। कला कमरे से कुछ ज़रूरी सामान लेते हुए बोली। जी भाभी, स्नेह जाने के लिए मुड़ी थी। अच्छा सुनो, ये गाल लाल क्यों है तुम्हारा? क्या? स्नेह ने जल्दी जल्दी घबराहट से शीशे में देखा और आंखें बंद कर ली। मतलब मोह अपना काम कर चुका था। हाँ बताओ स्नेह, ये गाल लाल क्यों है? कला जो सब जानती थी उसे छेड़ते हुए बोली। तो स्नेह ने नाराजगी से उसे देखा। मतलब उसके भाई बहन क्या कम थे उसकी ज़िंदगी साइंस का चैप्टर करने के लिए कि अब मोह भी एक नया कारनामा कर ही देता है। कुछ नहीं, ऐसे ही। अब झूठ बोलना तो आता नहीं था तो यही बोली। किसी कीड़े ने काट लिया शायद। कला आंख मार कर बोली तो स्नेह का मुंह खुला का खुला रह गया। और कुछ ना हो इससे पहले ही वो वहाँ से निकल गई। जयमाल। उसके बाद फेरे के साथ विवाह संपन्न हुआ। विभा और विवेक अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए अग्रसर हुए। राधा और दीनानाथ को कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन सब के बीच घर के बच्चों की रेल बन गई। सुबह के 4 बजते हुए चुनमुन बेचारा वहीं कुर्सियों पर लेटकर सो गया। इला विभा के पास पीछे बैठी बैठी सो गई थी। कला और स्नेह ही थे जो अब भी हलकान हुए जा रहे थे। कला का तो सिर्फ काम ही करना था, स्नेह की तो इससे भी बड़ी मुश्किल थी। उसे काम के साथ साथ मोह को भी संभालना था जो उसका जी खाए हुए था और सब बड़ों के आसपास होने की वजह से उसका दिमाग भन्नाया हुआ था। अभी तक वो उस रात के लहंगे को चलने में दिक्कत के कारण निकाल कर फेंक चुकी थी और अभी वो डार्क ब्लू कलर की सलवार सूट में इधर से उधर हो रही थी। स्नेह चाय, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, वो धीरे से उसके पास आकर बोला था। उसे अकेले पाकर जब वो सुबह के कलेवे के लिए तैयारियां कर रही थी। वो कुछ उसके यूं कहने से कुछ घबराई थी। फिर उसके चेहरे को देख ना जाने कहाँ से वो अपने नाम सा स्नेह ले आई थी। ग्रे शर्ट और जींस में वो उलझा उलझा आंखें सुर्ख लिए उसके सामने खड़ा था। कल रात से देख रही थी उसके इस बेपरवाह से रूप की चमक कई लड़कियों की आंखों में थी और अभी भी तो वो कमाल ही लग रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि उसका सर बेहिसाब दर्द हो रहा था। वो कहता ही तो नहीं था, पिछली लगभग कई रातों से वो सोया ही नहीं था। उसका कुछ करना खामोशी से हुआ करता था कि किसी को कुछ करना भी नहीं पड़ता और वो एहसान भी नहीं जताता। पर अभी के लिए ये सब एहसास देखने वाली उसे मिल गई थी जो अभी सामने खड़ी उसे बेहिसाब स्नेह से देख रही थी। सर दर्द ज़्यादा हो रहा है, स्नेह धीरे से बोली थी। दवाई ढूंढ कर लाऊं? वो धीरे से हथेली लगाकर उसका माथा छू कर बोली। नहीं, कहाँ घूमती रहती हो, रहो ना मेरे पास कुछ देर। वो उसके यूं छूने से पिघल कर बोला। वो आप जानते हैं ना, शादी का घर है, मैं चाय लाती हूँ, वो धीरे से बोली थी तो उसने उसका हाथ हल्के से पकड़ा था।
स्नेह, वो धीरे से बोला था। वो कुछ घबराई सी नज़र झुकाकर खड़ी हुई थी। जाने से पहले मिल लेना मुझसे टाइम निकाल कर, वरना मुझे दोबारा आना पड़ेगा तुमसे मिलने। मिलोगी ना? वो शर्ट के बाजू पलटते हुए बोला। वो धीरे से सर हिलाकर बोली। वो उसके सर दर्द को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। स्नेह, विभा का बक्सा तैयार कर दिया तुमने? वो चाय बना ही रही थी कि राधा आंसू पल्लू से साफ करती हुई आई। जी ताई जी, कला दीदी ने सब रख दिया है और बाकी काम भाभी देख रही हैं। ठीक है बेटा, तुम जाओ, इला को उठा दो, आसपास बता दे जाकर कि विदाई होने वाली है। और चाय बना रही हो? जी ताई जी। एक कप मुझे देना, वो बोली तो स्नेह ने वो उबली ही चाय उन्हें दे दी और दोबारा चाय चढ़ाई। पर उसके बाद तो जैसे वो रेल बन गई, जो आता उसे देखता और अपनी रात भर की थकान उतारने के लिए उससे चाय की मांग करता। और स्नेह बेचारी सबको देती जा रही थी। आखिर घर में रखा हुआ दूध खत्म हुआ, अब सिर्फ एक कप दूध बचा था। स्नेह तुरंत किचन से बाहर आई। आंगन से होते हुए वो बाहर आकर हलवाई को जगाते हुए चाय बनाने के लिए बोल गई और नज़र उठाई तो उस तरफ जहाँ पंडाल हटाया जाने लगा था। रमन से कुछ कहता हुआ मोह खड़ा था। माथे पर हाथ रखता हुआ वो बेहद प्यारा लगा था स्नेह को। एक ही तो चीज़ मांगी थी उसने हक से, वो भी उसके बस में थी। तब वो कितना भी जिद्दी हुआ हो, पर फिर भी मांगता वो कुछ कभी नहीं था। फिलहाल वो स्नेह ही थी जो अपने भाई बहनों के मासूम मुँह देख उनके मंसूबे नहीं समझ पाती थी, और वही गलती वो मोह के साथ कर रही थी। उस निराले मुँह को देख पिघल कर, ये बिना जाने कि उसका ये मोह भी कम नहीं था। जब अपने मूड में आएगा तो उसका दिमाग पागल और दिल उसका तो क्या करेगा कुछ पता नहीं। उसने किचन से पहली बार जल्दी जल्दी चाय बनाई और कप में डाल बाहर की तरफ आई और एक बच्चे को पकड़ा। जाओ, ये चाय उनको दे आओ, कहना स्नेह दीदी ने भिजवाई है। ओके, वो 10-12 साल की लड़की झट से बोली और चाय का कप ले जाकर मोह के सामने कर दिया। तब मोह ने पलट कर देखा, दरवाजे पर स्नेह खड़ी थी। उसने चाय का कप लिया और नज़र उठा उसकी तरफ, आंख ब्लिंक की। 1 मिनट में स्नेह को उस पर आया हुआ सारा स्नेह हवा हो गया। मतलब वो था तो उसकी जान ही खाने वाला, बिल्कुल उसके भाई बहनों की तरह या फिर उससे भी बढ़कर। मतलब वो उसके सर दर्द को लिए मरी जा रही थी और उन जनाब को दिल लगी सूझ रही थी। वो झट से मुड़कर अंदर चली गई। उसके बाद वो कुछ ऐसी उलझी कि देखते देखते कलेवा विदाई तक का समय आ गया और वो ये भूल गई कि उसके स्नेह पिया उनसे मिलने का बोल चुके थे। और यहाँ तो वो उन्हें पिछले 3 घंटे से दिखी तक नहीं थी और फिलहाल वो मूड खराब कर चुके थे। इधर ईला चुनमुन के ड्रामा शुरू हुए, कमरे में लोट लोट कर रोने का। कला और स्नेह तो जैसे रोया जाता है वैसे ही रो रही थी, पर गला तो सबसे ज़्यादा उन दोनों का ही फट रहा था। ऐसे रोना बंद करो, मेरी शादी हुई है, मैं मर नहीं गई हूँ। विभा रोते रोते उन दोनों को चपत लगाकर बोली। मरे आपके दुश्मन दीदी, आप हमें भूल मत जाना दीदी। ईला गला फाड़ फाड़ कर बोली। दीदी, अब कौन मुझे मोमोज के लिए पैसे देगा? किसका तौलिया चुरा कर मैं अपने पैर साफ करूँगा? चुनमुन रोते रोते बोला। मैं दे दूंगी, अब ऐसे रोना बंद कर। अच्छे खासे माहौल को लाफ्टर शो बना रहे हो तुम दोनों। कला उन दोनों पर रोते रोते बोली तो वो दोनों उससे लिपट गए। फिलहाल सब लोग रोते रोते विभा को गाड़ी तक ले आए थे और सबके आशीर्वाद के साथ विभा अपने ससुराल रवाना हुई। राधा और उनकी देवरानी की पार्टी ने विनीता से हाथ जोड़ विभा का ध्यान रखने को कहा। कुंती देवी और सोमवती बुआ ने बड़प्पन के साथ सबकी आगे आगे मेजबानी की। बाकी बच्चा दल था बस कला के हिसाब से विभा का सामान रखवाने में और स्नेह अंदर कुछ छूट न जाए ये चेक करवाने और विभा के ससुराल वालों के लिए रखे जाने वाले गिफ्ट रमन को समझाने में व्यस्त थे। सब हो जाने के बाद कमरे में सब समेटती हुई स्नेह को मोह की याद आई तो उसका दिल कांप उठा। वो भागती हुई बाहर आई तो देखा सब आंखें साफ करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। कुछ मेहमान जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ पास पड़ोसी लड़के वालों की तारीफ कुंती देवी से कर रहे थे। सारी गाड़ियां लगभग निकल चुकी थी। इला सुनो, सब लोग चले गए? स्नेह धीरे से इला से बोली। हाँ चले गए। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो?
वो उन्होंने मुझसे मिलने को कहा था और मैं भूल गई। वो सच सच बताते हुए मुंह बनाकर बोली। क्या? तभी वो यहाँ खड़े थे कब से? और वो सफ़ेद भूत उन्हें जब लेने आया तब वो गए? अच्छा, वो तुम्हारे इशारे का वेट कर रहे थे और तुम अंदर रसगुल्ले उड़ा रही थी। क्या बोल रही हो? मैं रसगुल्ले नहीं खा रही थी। स्नेह डरते हुए उसकी अजीबोगरीब बात सुनकर बोली। यही कि विभा दीदी मनाएंगी सुहाग रात और तुम मना लेना, मैं भूल गई हर बात। और रसगुल्ले तो बेटा अब तुम्हें वो खिलाएंगे। डराओ मत, और ऐसा नहीं होगा। होगा मेरी भोली मैया, मेरी भोला माता। जिस तरीके का उनका मुंह और जो गाड़ी की स्पीड थी, पक्का आज भी रात आप अपना बिस्तर मत लगाना और बर्फ रख कर बैठना ताकि झपकी आते ही मुंह पर लगा लो। और ये लो मेरा मोबाइल, फुल चार्ज कर लेना। बोलती हुई इला उसके पास से निकलती हुई चली गई। कहीं इतना गुस्सा है आप? वो अपनी धुन में उससे एकदम बोली तो वो भड़क उठा। मुझे शौक है गुस्सा होने का। मेरा मन होता है कि मैं दिन भर गुस्सा रहूं। दिन भर क्या, मैं तो चाहता हूं कि मैं गुस्सा ही रहूं पूरी जिंदगी के हर दिन। अच्छा लगता हूं ना मैं तुम्हें ऐसे? वो चिढ़ता हुआ बोला तो स्नेह खामोश हुई। विदाई के बाद पूरे दिन मेहमानों की रवानगी होती रही। फिर भी स्नेह ने एक बार उसे फ़ोन किया था, पर मोह ने उठाया नहीं। जान गई थी कि वो बहुत नाराज़ है। रात तक सबको बहुत थकावट हो गई थी, इसलिए सब जो जहाँ था वहीं छोड़ सो गए थे। नींद तो स्नेह को भी आ रही थी, पर वो इतना तो जान गई थी कि सोया तो मोह भी नहीं होगा और जानबूझकर उसका फ़ोन भी नहीं उठाया होगा उसने दिन में। सही समझी थी वो, मोह उसे भूल जाए ऐसा तो मुमकिन नहीं था। वो चला तो आया था वहाँ से, पर उसका वेट करना नहीं भूला था। शाम को किए गए उसके फ़ोन को भी उसने देखा था, पर गुस्से में उठाया नहीं। और रात को जब उसका फ़ोन आया तब तक तो उसका गुस्सा एक तो उससे ना मिलने से और अभी तक बात ना हो पाने की बेचैनी में इतना बढ़ गया था कि पूरा घर घोड़े बेचकर सो गया था। सिर्फ वो अपनी बंद होती आंखों को नींद से दूर रखे हुए था। बोलो अब? वो उसकी खामोशी से फिर बेचैन हुआ था। सर दर्द ठीक है आपका? आपने दवाई ली? वो कुछ फिक्र से बोली। मुझे याद नहीं रहा, वो वैसे ही बोला। आपको ध्यान रखना चाहिए, दवाई तो ले लेते। क्यों, मैं कुछ भूल नहीं सकता? भूलने का ठेका सिर्फ तुम्हारे पास है, मुंह पलट कर बोला था। अच्छा ठीक है, खाना खाया? मुझसे कुछ भी खाने पीने नहाने का मत पूछो तुम, और कुछ भी पूछ लो। इतना गुस्सा है? वो धीरे से बड़े प्यार से बोली थी कि उसके इतना चिल्लाने के बावजूद भी उसकी ये नरमी मोह को पागल सा कर गई। क्या थी ये लड़की? वो आग सा होता और वो शीतल जल सी उसे समेट लेती। नहीं होना चाहिए। वो जलती हुई आंखें बंद कर स्नेह को महसूस करके बोला। नहीं होना तो चाहिए, पर आप मान जाइए ना। मैंने शाम को भी आपको फ़ोन किया था और सुबह आपका सर दर्द हो रहा था, तो आपने दवाई क्यों नहीं ली? वो स्नेह समेट बोली तो मोह उसमें बधा था, कमज़ोर हो जाता था वो उसकी सदा से। जान थी फिर भी जान लेती रहती थी। मुझे डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं मिला। वो कुछ नर्म हुआ तो सुनते हुए सोफे पर सर टिकाकर बोला। खाना खाया था आपने? नहीं, तुमने चाय दी थी तब से कुछ नहीं। खाना तो खा लेते आप। तो मुझे गुस्सा ही इतना दिलाती हो? आ जाती ना मिलने मुझसे, सब याद रहता मुझे। वो बुखार से तपे हुए मुंह पर अपनी भिगो कर लाई हुई टी शर्ट डालकर बोला। मानी मैंने अपनी गलती, अब तो खा लीजिए। तुमने खाया? वो उसके बोलते ही बोला। उससे नाराज होने की अब हिम्मत नहीं थी उसे। दिन भर बौखलाया सा घूमा था वो स्नेह के लिए, अब रात में उसे सुनना था उसे। वो सब आज बहुत थके हुए थे। ताऊ जी हलवाई को 2 दिन के लिए और रोक लिया है। अभी कुछ मेहमान हैं ना, इसलिए तो खाना जल्दी हो गया। सब सो गए हैं? मोह धीरे से बोला था। हाँ, सब सो गए हैं। वो छत पर चलती हुई आंगन में नज़र घुमाकर बोली। सब गहरी नींद में थे। कुछ मेहमान आज ही चले गए थे तो नीचे के कमरे खाली हो गए थे, तो आज बच्चा पार्टी को अपना अपना कमरा नसीब हो गया था। तो सिर्फ स्नेह ही थी जो छत पर थी। मैं आ जाऊं तुमसे मिलने? नहीं, आप कैसे? वो एकदम उसकी बात सुन धीरे से बोली थी, ताकि एकदम ठंडा हुआ उसका गुस्सा कहीं फिर वापस ना आ जाए।
5 मिनट स्नेह, मैं चला आऊँगा, फिर तुम बस बाहर आकर मिल लेना, वो खुमारी से बोला था। मैं आ रहा हूँ, बोलते हुए स्नेह ने महसूस किया था कि वो उठा था। सुनिए, वो कुछ बोलने को हुई पर बोल मुंह में ही रह गए। एक तो उसने इस चक्कर में सुबह से खाना नहीं खाया था और कहीं स्नेह ने अब मना किया तो पक्का वो गुस्सा होगा, वो अलग, और क्या क्या करेगा वो तो भगवान ही जाने। अब इस मुश्किल की घड़ी में उसकी मदद उसके भाई बहन ही कर सकते थे, जो घोड़े गधे और कुत्ते चूहे सब बेचकर सो रहे थे। इल्हा उठो, कला दीदी उठिए, मेरी बात सुनिए। उसने कई बार जगाया पर मजाल हो कोई जगा हो। उधर मोह टी शर्ट पहनता हुआ बाहर आकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसने चलती गाड़ी में होल्ड रखा हुआ स्नेह का फ़ोन फिर से कान पर लगाया। सुनिए, मैं बाहर कैसे आऊँगी, वो कुछ बेचारगी से बोली। बचपन से सारे कांडी उसी की जिंदगी का हिस्सा जो थे, क्या मजाल सुकून मिल जाए उसे। दादी वाला कमरा है ना, उस दरवाजे से। आपको उस दरवाजे के बारे में किसने बताया, वो आश्चर्य से बोली। ईला ने, मैं वहीं से तो आया था कल। उसकी बात सुन स्नेह का मन किया कि सोती हुई ईला का गला दबा दे। मतलब उसकी ज़िंदगी को एडवेंचर बना रहे थे उसके भाई बहन। कोई उसका मोबाइल पानी में डाल देता, कोई छत से लटका देता, कोई उसे आधी रात को घर से निकाल देता, और सबसे लास्ट उसकी सारी आने जाने की खबरें वो भी तो अखबार में दे देते थे वो सब। आप क्या बोल रहे हैं, वहाँ दादी लेटी हैं, मोह उधर से बोला। नहीं नहीं, दादी बरामदे में लेटती हैं, वो बस उनके बक्से और सामान रखने का ही कमरा है। स्नेह सत्यवादी हरिश्चंद्र की पोती बनी बिना ये जाने कि उसमें वो अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, जिसका अंदाजा उसे मोह की अगली ही बात से हुआ। गुड, तो फिर धीरे से निकलो वहाँ से, बाकी मैं संभाल लूँगा। नहीं। हाँ। स्नेह, वो थोड़ा तेज बोला था। ओके, वो मासूमियत से बोली थी। और वो बेचारी आधी सांसें लेते हुए दादी के पास से बरामदे से होते हुए उनके कमरे में एंट्री लेते हुए दरवाजे तक पहुंची थी। और जब मोह वहां पर आ गया और जब उसने दरवाज़ा खोलने को कहा तो स्नेह ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। बीपी लो सा हो गया था उसका, इतना कि आंखें भर आई थी, जिस्म कांप गया था। और मोह बेहद समझता था उसे। झट से उसके बाहर निकलते ही दरवाज़ा धीरे से बाहर से बंद कर उसे खींचकर बाहों में भर लिया था। बस बस, किसी ने नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ स्नेह, मैं हूँ ना, वो बेहद प्यार से स्नेह के बालों को सहलाते हुए बोला था। उसके सीने की टी शर्ट मुट्ठी में भर स्नेह ने गहरी सांस ली तो मोह ने उस पर अपनी पकड़ कस दी थी। जानता था वो बहुत समझदार और बहुत कुछ सोचने वाली लड़की थी, पर वो भी उसके आगे मजबूर था, रह ही नहीं पाता था उसके बिना। कुछ पल यूं ही बीत गए। स्नेह ने महसूस किया था उससे आती हुई आँच को, मतलब बुखार था उसे। वो एकदम हटी थी उसके पास से। आपको बुखार है, वो फिक्र से भर उठी। स्नेह, वो बेकरारी से उसकी तरफ बढ़ उसके सीने से दोबारा लगते हुए बोला था, जैसे वो उसे एक बार फिर आगोश में भर ले, इसी के लिए तो वो आया था। और स्नेह, वो तो बिल्कुल ठहर सी गई। उसका गर्म भारी सर उसके कंधे पर रखा हुआ था और उसका गर्म शरीर उसके पूरे जिस्म पर छाया हुआ था, जिसे वो साफ उसके आगोश में सिमटी हुई महसूस कर रही थी। दिल भर आया था उसका। कितना जिद्दी था वो। सुबह से एक कप चाय पिए वो उससे नाराज हुआ दिन भर घूमा था। बुखार से तपा हुआ उसका जिस्म स्नेह की पलकें एक बार फिर नम कर गया था। दवाई ले लेते, स्नेह उसकी पीठ पर हाथ रखकर रो पड़ी थी। स्नेह, वो तड़प उठा था। कहाँ से आ रहे हो? मोह घर के अंदर आया ही था कि उसके गेस्ट रूम से निकलता हुआ आनो, जो भूख लगने के कारण उठा था, उसे बाहर से आते हुए देख बोला। स्नेह से मिलकर मोह साफ साफ बोला तो आनो का मुंह खुला का खुला रह गया। मोह, सब ठीक है ना तुम्हारे साथ? आधी रात को तुम आन मिलो सजना खेल रहे हो, किसी ने देख लिया तो क्या? कुछ नहीं, मुझे तो वैसे भी शादी की जल्दी ही है। वाह बेटा, जब हम कहते थे तब तो बड़ा गुस्सा आता था। आनो उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक आते हुए बोला। खाना खाने जा रहे हो? मोह उसकी बात बीच में काट कर बोला। तुम्हें कैसे पता? बस पता है, मेरे लिए भी ले आना, और हाँ, एक पेन किलर हो वो भी।
वो बेड पर बैठ शूज उतारते हुए बोला, ओके आज ठीक है, अब की बार इतनी रात को खाना नहीं दे सकता मैं। आनो फिर उसकी बीबी बना था तो मोह ने उसे ध्यान से 2 मिनट देखा। क्या है? कुछ नहीं, अपनी अभी तक ना शादी करने की वजह देख रहा हूँ। क्या मतलब? आनो कमर पर हाथ रख कर बोला। खाना, मोह फिर बोला। ला रहा हूँ। स्नेह उठो, फूफा जी चाय मांग रहे हैं तुम्हारे हाथ की। कला परेशान सी स्नेह के सर पर आकर खड़ी होकर बोली, दीदी प्लीज़, मैं सुबह 4 बजे सो पाई हूँ, आप भाभी को बोल दीजिए ना। भाभी ने बनाकर दी थी स्नेह, पर तुम तो जानती हो फूफा जी के नखरे ही निराले हैं। बुआ जी वो अलग लगी पड़ी हैं। दादी उन्हें भी अभी ही लड्डू बंटवा देने हैं मोहल्ले में, और चुनमुन और ईला वो भी नहीं उठ रहे हैं। मुझे क्या, जूते पड़ेंगे जब दादी के तब उठेंगे ये दोनों। एक तो पूरा घर फैला पड़ा है। कला पूरी बात स्नेह के सर पर बैठी बड़बड़ा रही थी। दीदी प्लीज़, मैं कब से ढंग से नहीं सोई हूँ। एक तो शादी के काम, ऊपर से ये फूफा जी की चाय। अरे फूफा जी की चाय क्या, घर में जो कोई चाय पीता है मुझे ही बनानी होती है। ऊपर से सोने की कहीं जगह नहीं। इतने मेहमान जा चुके हैं पर फिर भी मेरे सोने की जगह नहीं है घर में। और है भी तो मैं नहीं सो सकती। क्यों? क्योंकि मेरे आदरणीय भाई बहन मेरे नाम की सुपारी दिए घूम रहे हैं। और वो भी छोड़ो, अभी के लिए मेरी पूरी नींद का ही नहीं, मेरे सुकून का कबाड़ा किए बैठे हैं मिस्टर मोह चंद्रवंशी, जिन्होंने एक टाइम टेबल मुझे दिया है। अगर मैं उसमें जरा सी भी कुछ भूली तो वो अपनी बीमारी, हारी, खाना सब छोड़ गुस्सा होकर बैठ जाएंगे। फिर उनसे मुझे मिलकर उन्हें मनाना पड़ता है। पागल हो जाऊंगी मैं एक दिन। वो उसके बड़बड़ाने से एकदम उठकर पूरी राम कथा बोलते हुए तेज बोल पड़े। तो कला के साथ साथ पास ही चारपाई पर घोड़े बेचकर सो रहे चुनमुन और इला भी उठकर उसे हैरानी से देख रहे थे। क्या हुआ स्नेह, किसका भूत आया है तुम पर? कुछ हुआ है क्या? ऐसे बोलते हुए तुम्हें पहली बार देखा है। कला उसके इस रूप को देख सदमे में जाती हुई बोली, जानती हैं मुझे, कल अकेले पीछे वाला दरवाज़ा खोल मिलना पड़ा उनसे। तुम लोगों में से कोई उठा तक नहीं, ऐसे सोया जाता है भला? कितना डर गई थी मैं। वो पूरी मासूमियत समेत उन सब को सब बताकर बोली, क्या इतना सब हो गया और मुझे पता ही नहीं? क्या क्या किया उन्होंने? ईला कूद कर उसके बिस्तर पर आती हुई बोली, तुम तो बोलो ही मत। और कुछ नहीं किया है। हर वक्त एक ही स्पीड से दिमाग चलाना बंद करो। सब तुम्हारी गलती है। पूरे घर का मैप उन्हें तुमने ही बता दिया था ना। हाँ तो अब एक आइसक्रीम खाने के बाद किसका दिमाग चलता है? इतना मैंने तो उन्हें ये भी बता दिया था कि तुमने घर पर परमिशन लेकर शर्मा कोचिंग में बच्चों का कंप्यूटर सिखाने का काम लिया है, शाम के 3 से 5, 2 तारीख से। ये हमारी ही बहन है दीदी। स्नेह सदमे से ईला की तरफ उंगली करके कला से बोली तो उसने हामी में सर हिला दिया। तभी, वरना केस कर देती मैं इस पर, अपनी जिंदगी का डाटा पेपर में छपवाने के लिए। अरे तो क्या गलत किया? आखिर वो तुम्हारे होने वाले वो हैं, हुए तो नहीं है ना? अगर घर में किसी को कुछ भी पता चला ना तो जानती ही नहीं हो दादी क्या करेंगी। और ऊपर से वो आदमी जिद और गुस्से का कटोरा अपने सर पर लिए घूमता रहता है, कुछ अजूबा ही करेगा। स्नेह बोली। आदमी मतलब मोह जीजू? चुनमुन ऊँघते हुए बोला। हाँ मोह जीजू, तुम्हारे प्यारे मोह जीजू, जो तुम्हारे साथ बचपन से हैं, जिन्होंने तुम्हारी बहती नाक साफ की, रात रात बैठकर जिन्होंने तुम्हारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है जो मैं स्नेह दीदी बनूं। तुम्हारी दीदी तो वो है ना। जेंडर काहे चेंज कर रही हो? इला बेपरवाही से बोली तो स्नेह ने उसकी तरफ घूर कर देखा, फिर एकदम थक कर बोली, मैं कह देती हूँ एक दिन मैं चली जाऊंगी सामान बांध कर। इतनी जल्दी है उनके पास जाने की? इला ने फिर उसे छेड़ा। देख लो दीदी, मैं कह देती हूँ। रिलैक्स स्नेह। और इला, तुम स्नेह को छेड़ना बंद करो। और चुनमुन और तुम उठो, दादी लड्डू लिए बैठी हैं। मैं डाइटिंग पर हूँ। चुनमुन मुंह बनाकर बोला। खाने के लिए नहीं, बंटवाने के लिए बैठी हैं। डाइटिंग पर हूँ, तुम्हें कौन देखता है? किसकी आंखों में मोतियाबिंद है? कला उसकी नकल करके बोली। हजारों? तुम्हारे हजारों का मतलब वो नुक्कड़ वाली होठों पर दांत रखे हुए रीटा से है ना? इला बोली।
मेरा एक से तब भी है, अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखा है? चुनमुन कहाँ कम था, पलट कर बोला। मैं चाय बनाती हूँ फूफा जी के लिए, स्नेह उठती हुई बोली। हमारे लिए भी बना लेना। वो तीनों एक साथ बेशर्मी से बोले तो स्नेह ने मुड़कर उन्हें देखा। ठीक है, बना दूंगी, स्नेह धीरे से बोली। आखिर थी तो सबसे स्नेह रखने वाली स्नेह ही। लाख परेशान करे उसके भाई बहन अपने अतरंगी कारनामों से उसे, पर वो जानती थी वो उससे बहुत प्यार करते थे और वो उनसे। उसने चाय चूल्हे पर चढ़ाई और आलस से सर आंखें बंद करके किचन की दीवार से टिका दिया। ये इतना बड़ा डलवा सर पर रख कर मैं चुनिया की अम्मा नहीं बन सकता। मुझे लड़का कहते ही क्यों हो, और क्यों मेरा नाम चुनमुन है? आज से मेरा नाम चुनिया की अम्मा क्यों नहीं रख देती आप? चुनमुन की गला फाड़ चिल्लाने की आवाज़ से स्नेह ने फिर आंखें खोल दी। मुझे सुकून किचन में भी नहीं है। वो चाय पत्ती चाय में डाल बड़बड़ा उठी। फिर बन जाने पर सब कप में करती हुई बाहर आई, तब पता चला बात क्या है। हुआ ऐसा कि चुनिया की अम्मा मतलब मोहल्ले की इकलौती ट्रेन की स्पीड से बायना बांटने वाली नाइन आज सुबह अपने मायके चली गई थी। तो कुंती देवी ने डलवा भर के लड्डू इला और चुनमुन को बांटने को कहा, जिसमें चुनमुन को वो डलवा अपने सर पर रखना था और उसकी बहस जारी थी। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, बांट दो, सोमवती बुआ बोली। तो आप ही बांट दो, मेरी हिम्मत नहीं है। और फिर तेरा क्या होगा? अच्छा, वो 3 हार लटका कर वो एक बार में 3 बार हवा की रफ्तार से ढोलक पर कौन घूम घूम कर नाच रहा था उस दिन? मुँह मत लग मेरे कंजर, उनको चाय मत देना स्नेह दीदी, बता रहा हूँ मैं। मेरा सारा हिस्सा खाकर मुझसे काम करवाकर इन्हें मैं कंजर लगता हूँ? चुनमुन चिढ़ा था। अम्मा देख लो, मैं तो इनकी वजह से चुप हूँ कि मायके की इज्जत बनी रहे मेरे इनके नज़र में, वरना इस बात पर मैं अभी चली जाती। सरकारी नौकर हैं इनके फूफा जी, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। तो 2-4 बक्से मुझे भी दे दो पैसे के बुआ, इला झट से बोली। अब बहुत हुआ अम्मा, बस मैं जा रही हूँ। अच्छा, चाय का कप लेकर पहले वो रखो और चलो, आपको छोड़कर आता हूँ पहले मैं, फिर ये डलवा सर पर रखूँगा, चुनमुन बोला। मैं नहीं जाऊँगी, ये मेरे भैया का घर है, तेरा नहीं। जब तेरा होगा तब 2 किलोमीटर दूर ही रहूँगी तेरे घर से। मेरा होगा घर तो मैं लिखवा दूंगा कि बुआ इज़ नॉट अलाउड। अंग्रेजी मत बोल मुझसे। क्यों? मैं बोलूँगा अंग्रेजी, मेरा मुँह है। चमनलाल चुप कर, नहीं तो अभी तेरी पिटाई करूंगी मैं, कुंती देवी चिल्लाई। नहीं लगा ही दो इसको अम्मा, सरिता तुरंत बोली। मेरे ही पीछे पड़ो सब लोग, भैया सही हैं, दोनों लोग निकल लेते हैं, वो नहीं बांटते ये डलवा लड्डू। मतलब बहस का स्तर बढ़ गया था और स्नेह वो भी इसमें चाय का कप लिए शामिल थी एक तरफ बैठ के, कि उसे मोह का ख्याल आया, एक बार उसको बुखार का पूछ लेती हूँ। सोच वो उठ खड़ी हुई। तुम कंप्यूटर क्लास कब से जाओगी? उसने फ़ोन उठाते ही पूछा था। आज तो नहीं जाऊंगी, वो इला को मन में 50 गालियाँ देते हुए बोली। ओके, सब जाना बता कर जाना। अच्छा सुनो, तुम्हारा फ़ोन ठीक हो गया है, मैं उठा लाया हूँ। चुनमुन से दुकान का पता पूछकर मैं आ जाऊँ देने? नहीं, वो एकदम बोली थी। मैं मिलने का बोल दूँ कभी भी तो तुम्हारे मुँह से नहीं ही निकलता है। मोह शिकायत से बोला था। ऐसी कोई बात नहीं है, वो अभी तक बहुत मेहमान हैं घर पर, आप कैसे ऐसे? आप समझ रहे हैं ना? स्नेह धीरे से बोली थी। रहने दो तुम, मुझे सफाई मत दिया करो। अब बताओ फ़ोन कैसे आएगा तुम तक? कल जीवन भैया जा रहे हैं ना विभा दीदी की विदाई कराने, आप उन्हें दे देना। मतलब पूरा प्लान बना लिया है कि कल तक मिलूंगा ही नहीं मैं तुमसे? और कल तक क्या, आगे का भी सोच लिया होगा तुमने स्नेह? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो कैसा कहा, समझा दो मुझे। मोह बोला तो स्नेह का मन हुआ कि भागती हुई जाए और इनसे मिलकर आए पहले। मतलब हद थी, ये आदमी पागल किए हुए था उसे। ऐसे ही रहा तो एक दिन समय से पहले भगवान को हार्ट फेल से प्यारी हो जाएगी वो। सोच रही थी हालचाल ले ले उसके बुखार के, लेकिन नहीं, उनका तो अलग ही प्रोग्राम फिक्स रहता है हमेशा। कुछ नहीं, आपको बुखार था कल, वो प्यार से बोली। ठीक है, मैंने दवाई ले ली थी। ये हर बात पर रोया मत करो तुम, मुझे ब्लैकमेल करके हर बात मनवा लेती हो तुम। मोह बोला तो स्नेह को सदमा सा फील हुआ। मतलब वो बात मनवा लेती है, हद है।
धमकियाँ, दुनिया भर का गुस्सा, जिद करके दिमाग और दिल सब पागल खुद किए रहते हैं और बात वो मनवा लेती है। ये कब हुआ? हेलो हेलो बोलो ना। मोह बोला था कि स्नेह उसकी बात के असर से बाहर आई। सुनो, फ़ोन मैं भिजवा दूंगा, पर मैं ज़्यादा दिन बिना मिले मैं तो नहीं रह सकता, इसलिए या तो कंप्यूटर क्लास जाने लगो या फिर परसों मुझसे मिलने आना, वरना मैं रात को आ जाऊंगा पीछे वाले दरवाजे से। वो ज़िद्दी हुआ था और स्नेह की बोलती बंद हुई थी उसके आगे। हारने का ठेका जो ले लिया था उसने आजकल। मोह और स्नेह का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी का कौन सा हिस्सा आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।